चतुर्भुज में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पैरेललोग्राम से, यानी कि समानांतर चतुर्भुज से। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समान और समानांतर होता है। आमने सामने की भुजा क्या होता है, जैसा कि नाम है, तो आमने सामने की भुजा समानांतर होगा और साथ में समान होगा। समानांतर कहने का मतलब है कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी चाहे आप यहाँ से मापिए, यहाँ से मापिए, कहीं से भी मापिए, इसके बीच का दूरी हर जगह आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। उसी तरीके से आमने सामने की भुजा की दूरी चाहे आप यहाँ से मापिए या यहाँ से मापिए या कहीं से भी मापिए, इसके बीच का दूरी हमेशा क्या मिलेगा, समानांतर। जैसे दो रेखा समानांतर कब होगा, जब इसके बीच का दूरी कहीं से भी आप मापिएगा समान मिलेगा, तो यह रेखा समानांतर होगा। अब अगर मान लीजिए कोई रेखा इस तरीके से है, तो क्या यह रेखा समानांतर है, नहीं है। यहाँ पे इसके बीच का दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम हो गया, मतलब यह दोनों रेखा समानांतर नहीं है। तो समानांतर का मतलब होता है कि रेखाओं के बीच का दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब इसके लंबाई को हम लोग डिनोट करेंगे एल से, ठीक है, लंबाई को डिनोट करेंगे एल से, तो यह एल है तो यह भी क्या होगा, एल होगा। और चौड़ाई को हम किससे डिनोट करेंगे, बी से, तो यह बी है तो यह भी क्या होगा, यह आपका बी हो जाएगा। पहली चीज़ यह है कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर बात किया जाए समानांतर चतुर्भुज का, तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर समानांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। ऐसा क्यों करते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर हम कोई एक विकर्ण खींचते हैं ना, अगर कोई एक विकर्ण खींचते हैं तो इससे यह समानांतर चतुर्भुज जो है वह दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बढ़ जाता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज है तो वही होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 का मतलब आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई और प्लस आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी पूरा आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज रहने पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ दो त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई गुना 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहला क्या होता है आपका, आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी समझिएगा, हमने एक चीज ट्रायंगल के अंदर भी आपको बताया था कि जिस भुजा पे भी हम लोग लंब डालते हैं, लंब का मतलब बिल्कुल सीधे में 90 डिग्री पे, ठीक है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पर अगर मिला दीजिएगा तो यही क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। और लंब हमेशा जिस भुजा पे डाला जाता है वह आधार हो जाता है। तो अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 गुणे इस भुजा का लंबाई गुणे लंब, ठीक है। यह आपका आधार का काम करेगा, यह ऊंचाई का काम करेगा। जिसके ऊपर भी लंब डाला जाता है वह आधार हो जाता है, क्योंकि हमेशा लंब किसके ऊपर डाला जाता है, आधार के ऊपर। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आधार गुणे, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आधार गुणे ऊंचाई। तो यह आधार होगा और यह ऊंचाई होगा। अगर हम इसको आधार लेते हैं मतलब बड़ी भुजा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बड़ी भुजा गुणे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा गुणे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिएगा इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा है। बड़ी भुजा गुना क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा गुणे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजा गुणे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन में दे रखा होता है इस तरह से, भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को ऐसे करें, गौर से देखिएगा, लंब अभी हम इस भुजा पे डाले हैं, क्या हम लंब इस भुजा पे भी डाल सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल डाला जा सकता है। तो अब जिस भुजा पे लंब डालिएगा वही आधार हो जाएगा। तो अब आधार यह होगा और यह ऊंचाई होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह जो भुजा है वह छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा गुने छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए, छोटी भुजा गुना छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा गुने छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा गुने छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। क्या होगा, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। इससे भी क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। और ताकि दोनों से क्षेत्रफल निकला इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला यह भी होता है और इसका भी उपयोग हम लोग आगे चल के क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान करेंगे। क्वेश्चन में क्या करेगा
कि बड़ी भुजा का लंबाई दे देगा, उसके बीच का दूरी दे देगा, छोटी भुजा का लंबाई दे देगा और आपसे छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछेगा। जिसका मान पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। बड़ी भुजा गुने बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर छोटी भुजा गुने छोटी भुजाओं के बीच की दूरी करेंगे। यहाँ पे जिसका वैल्यू नहीं देगा उसको x मानेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि आधार गुने ऊंचाई यह भी तो है, यह भी क्या है आपका आधार गुने ऊंचाई और यह भी क्या है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई और यह भी क्या है आधार गुने ऊंचाई, तो दोनों क्षेत्रफल है इसी समानांतर चतुर्भुज का, और ताकि दोनों क्षेत्रफल है इसलिए दोनों को हमने आपस में बराबर कर दिया। अगला देखिए तीसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, देखिएगा इसके अगर इसका जो विकर्ण है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है, अगर उसको हम लोग d1 d2 से डिनोट कर ले, ओके, देखिएगा यहाँ पे इसके डायगोनल को अगर हम लोग d1 और d2 से, जैसे यहाँ से इसको मिला दिए, यह हो गया हमारा d1 और यहाँ से इसको मिला दिए, यह क्या होगा आपका, यह हो गया d2। तो इसके विकर्ण में और इसके भुजाओं में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, तो d1 का स्क्वायर यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यह जो है वह दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके 2 गुना के बराबर होता है। ठीक है, यही रिलेशन है और इस रिलेशन के मदद से भी आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या करेगा कि लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा समानांतर चतुर्भुज का, इसके अलावा दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण का लंबाई देगा और दूसरे विकर्ण का लंबाई पूछेगा। हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दोनों विकर्ण के वर्गों का योग जो होगा वह भुजाओं के वर्गों के योग के, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुना के बराबर। भुजा का लंबाई छोटा होगा, विकर्ण का लंबाई बड़ा होता है, तो विकर्ण के लंबाई के वर्गों का योग जो होगा वह भुजाओं के लंबाई के वर्गों के योग के 2 गुना के बराबर हो जाएगा। और भी कुछ थ्योरी है जिसको हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कोई भी समानांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, आमने सामने का कोण बराबर होगा, जैसे यह अगर 60 डिग्री तो यह भी 60 डिग्री, यह 70 तो यह भी 70। इसके अलावा जो आसन्न कोण होगा उसका योग 180, जैसे यह 70 है तो यह 110 होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर, यहाँ पे केवल जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलेंगे आगे। और इसके अलावा अगर परिधि यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ जाए, परिमाप निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे L माने हैं इसको और इसको B माने हैं तो परिमाप L और L 2L, B और B 2B, यानी परिमाप इसका होगा, परिमाप यानी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। परिमाप का मतलब चारों ओर का लंबाई, तो देखिए पहले L प्लस B प्लस L प्लस B, L और L 2L, B और B 2B, 2L प्लस 2B 2 कॉमन लेंगे 2 इंटू L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना क्या होता है, यही इसका परिधि होता है। ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है यानी कि आयत। आयत भी क्या होता है, आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इस वजह से इसके आमने सामने की भुजा का जो लंबाई होगा वह समान और समानांतर होगा। ठीक है, यह भुजा का लंबाई L तो इस भुजा का भी लंबाई L, इस भुजा का लंबाई B तो इस भुजा का भी लंबाई क्या होगा, B होगा। साथ में एक चीज़ और होता है कि इसके चारों कोण का योग 90 डिग्री होता है, यानी सभी लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, हर जगह कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, कोण का माप आपका डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए लाइन आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे क्या है, सभी लाइन सीधा है तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बहुत ही कॉमन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना B। ठीक है, आगे चलिए, क्षेत्रफल हो गया। दूसरा जो है वह है आपका परिमाप। परिमाप क्या होगा, अगर हम बात करें आयत का तो इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो आप अभी समानांतर चतुर्भुज में देखें हैं सेम चीज़ यहाँ भी होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसी तरीके से अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, डायगोनल की, विकर्ण का लंबाई इसका बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप 2 इंटू L प्लस B, विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब 2 कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पे समझना है, गौर से देखिएगा, यहीं पे समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी आयत के अंदर में वृत्त बना दिया जाए, ठीक है, तो इस वृत्त में और इस आयत में रिलेशन क्या होगा, गौर से देखिएगा।
यहाँ पे जो इस आयत का चौड़ाई होगा वह क्या हो जाएगा, इस वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा। यानी इस वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जो चौड़ाई होगा उसको हम कर लेंगे आधा, क्योंकि जो चौड़ाई होगा वह क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। तो अगर कभी कोई वृत्त को किसी आयत के अंदर बनाया जाए, भीतर में अगर बनाया जाए, उस केस में क्या होगा कि उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह चौड़ाई के आधा के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे क्या है, कोई भी सर्कल है और उसके अंदर में अगर आयत बनाया जाए, यहाँ पे इस तरीके से आयत बनाया जाएगा, अब क्या रिलेशन होगा, तो अब जो इसका विकर्ण होगा, गौर से देखिएगा, इस आयत के विकर्ण को देखिए, या जो आयत का विकर्ण होगा वह इस वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा। यानी ये आयत का जो विकर्ण होगा, विकर्ण गौर से देखिएगा, यह क्या है, आयत का विकर्ण है और साथ में इस वृत्त का क्या है, व्यास है। यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, विकर्ण का आधा, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं तो डायगोनल का आधा, यह पूरा क्या है, डायगोनल है, आयत का विकर्ण है, इसी का आधा करेंगे तो इस वृत्त का क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो यह रिलेशन आपका बनता है, जो फिगर को देख करके क्लियर हो जाएगा कि आयत के भीतर में अगर वृत्त बनाया जाए उस केस में उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह आयत की चौड़ाई का आधा हो जाएगा। ठीक है। और अगर बाहर में वृत्त को अगर आयत के बाहर में बनाया जाए उस केस में वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह विकर्ण के आधा के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग में खास चीज़ यह होता है कि इसका चारों भुजा समान होता है, इस वजह से प्रत्येक भुजा के माप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, और चारों कोण भी बराबर होता है, प्रत्येक कोण का माप होता है 90 डिग्री। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर के बराबर होता है, यानी भुजा का माप ए लिए हैं तो ए स्क्वायर। दूसरी चीज़ कि अगर बात करें हम इसके परिमाप का, तो परिमाप क्या होता है, चारों ओर का लंबाई ही तो होता है, तो ए प्लस ए यानी कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, चारों ओर का लंबाई ए प्लस ए यानी कि 4a। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसके विकर्ण का, विकर्ण का लंबाई क्या होगा, आयत के वर्ग के विकर्ण का लंबाई √2 × a, भुजा में गुना कर देना है कितना से, √2 से, इससे किसी भी वर्ग के विकर्ण की लंबाई पता लग जाएगा। ओके। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4a, विकर्ण का लंबाई क्या होगा, √2 × a हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई भी वर्ग है, ठीक है, समझना है बस आपको, कोई भी वर्ग है आपका इस तरीके से, और इस वर्ग के अंदर अगर हम वृत्त बनाते हैं तो इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वह क्या होगा, पूरा मिला देंगे भुजा, गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक यह क्या होगा, यह इसके बराबर होगा, यानी वर्ग के भुजा के बराबर। तो वर्ग का जो भुजा होगा वही वृत्त का व्यास, तो त्रिज्या क्या होगा, भुजा का आधा, यानी कि भीतर में अगर आप बनाते हैं वृत्त, वर्ग के भीतर में वृत्त बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या भुजा का कितना हो जाएगा, वर्ग के भुजा का आधा हो जाएगा। और अगर आप किसी वृत्त को वर्ग के बाहर बनाते हैं उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से अगर बनाते हैं उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए जो विकर्ण का लंबाई होगा वह वृत्त के व्यास के बराबर होगा, यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह विकर्ण के आधे के बराबर। जो कॉन्सेप्ट आपका आयत में था वही कॉन्सेप्ट यहाँ के काम करेगा, किसमें, यहाँ के आपका काम करेगा वर्ग में। तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा, परिमाप क्या होगा 4a, विकर्ण क्या होगा √2 × a, भुजा का माप दे रखा होगा, स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी दे देगा, उसका वर्गमूल करेंगे, भुजा निकल जाएगा। ओके। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला देख लीजिए क्या है, रोम्बस है, यानी कि यह है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, जैसा कि नाम है, सम का मतलब बराबर और चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र। तो 4 भुजा होगा और चारों का माप क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका माप अगर हम a लेते हैं तो चारों भुजा का माप कितना हो जाएगा, चारों भुजा का माप इसका a हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, समचतुर्भुज और वर्ग में मतलब समानता क्या होता है, तो समानता यह होता है कि समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है। डिफरेंस क्या होता है कि वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री होता है, बट इसका चारों कोण क्या होता है आपका, 90 डिग्री नहीं होता है, डिफरेंट कोण होता है, यही अंतर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, सीधा नहीं है, तो यही डिफरेंस आपका समचतुर्भुज और वर्ग में होता है। तो पहली चीज अगर हम बात करें इसके परिमाप का, ठीक है, अगर हम इसके परिमाप का बात करें तो चारों भुजा का लंबाई होगा तो a + a यानी कि यह 4a हो जाएगा, तो यह तो वर्ग वाला ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का,
तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके क्षेत्रफल को हम लोग विकर्ण की मदद से निकालते हैं। तो आइए दोनों विकर्ण बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह हो गया आपका पहला विकर्ण और यह हो गया आपका दूसरा विकर्ण। ठीक है, पहले विकर्ण को हम डिनोट कर दिए D1 से और दूसरे विकर्ण को D2 से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक पहला विकर्ण। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 1/2 गुने पहला विकर्ण यानी कि D1 गुने दूसरा विकर्ण यानी कि D2। यह होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बाकी सभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग भुजाओं की मदद से निकाले हैं, लेकिन इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ा किसके मदद से? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना पड़ा विकर्ण के मदद से। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है कि एक विकर्ण का लंबाई देगा, ठीक है, भुजा का माप दे देगा और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। तो हम क्या करेंगे कि भुजा और एक विकर्ण के माप के मदद से दूसरे विकर्ण का लंबाई निकालेंगे, क्योंकि जब तक आप दूसरे विकर्ण का लंबाई नहीं निकालोगे तब तक तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो हम दूसरे विकर्ण का लंबाई निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वह यह है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से सुनिएगा और याद रखिएगा। जैसे एक विकर्ण यहाँ पे देख लीजिए, एक विकर्ण आपका यहाँ पे हो गया, इसको हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यह जो विकर्ण है इसका लंबाई कितना ले लिए हम? 8 सेंटीमीटर ले लिए। और एक दूसरा विकर्ण यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिएगा, इसको हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, यह थोड़ा बड़ा दिखता है, इसको हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, अब कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ पे आकर के यह 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। इस भाग का लंबाई जितना होगा इस भाग का लंबाई भी उतना ही होगा। उसी तरीके से इस भाग का लंबाई जितना होगा इस भाग का लंबाई भी उतना ही होगा। कहने का मतलब यह है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, और जब यह समद्विभाजित करता है तो यहाँ पे कोण बन जाता है 90 डिग्री का। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री का। चारों तरफ यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर समद्विभाजित करता है? 90 डिग्री पे। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना, और गौर से देखिएगा तो यह त्रिभुज है, यह चारों का चारों जो है वह एक ही टाइप का त्रिभुज है, सब सर्वांगसम त्रिभुज है। तो जो रिलेशन यहाँ पे होगा वही रिलेशन सब जगह होगा। अब जैसे ही यह 2 बराबर भाग में बटेगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यह हमारा एक त्रिभुज होगा। और किस तरीके का त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों होगा? क्योंकि देखिए 90 डिग्री का कोण, हमने आपको बताया है कि जिस किसी त्रिभुज का कोई एक भी कोण 90 डिग्री होगा वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसी थ्योरम का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस पूरे का लंबाई कितना है? 6, तो आधे का लंबाई क्या होगा? 3, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई 3। इस पूरे विकर्ण का लंबाई कितना है? 8, तो इस आधे का लंबाई कितना हो जाएगा? 4। गौर से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना होगा? 4। तो यह क्या हो गया आपका? एक को ले लिए आधार, दूसरा को ले लिए लंब, यह क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। तो भुजा निकालना पड़े इसका मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? √ लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो लंब 3 है, आधार 4 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। यानी इस भुजा का माप, यानी यह जो है आपका त्रिभुज के हिसाब से तो आपका कर्ण है, लेकिन इस समचतुर्भुज का क्या है? समचतुर्भुज का भुजा है। तो भुजा का माप निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में ना देखिएगा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे दे, अगर एक विकर्ण का लंबाई दे दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका लंबाई अभी नहीं दे रखा है कि क्या है, इसका लंबाई पूछा है कि भाई इस विकर्ण का लंबाई बोलो क्या होगा। ओके, इसका लंबाई हम कितना मान लिए? x मान लिए। अब इसका लंबाई दे दिया क्वेश्चन में कि इसका लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है। यह क्या है? यह आपका भुजा का माप है। मतलब कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें क्या निकालना है? आधार। और आधार अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही लंबाई निकलेगा, फिर हमें इसे क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए आधार निकालिए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो 4 लंबाई कहाँ से कहाँ तक निकला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 4 निकला, तो इधर भी क्या होगा 4 होगा, यानी पूरे विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस आपको यहाँ पे यही समझना है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आसानी से समचतुर्भुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको आप सोल्व कर पाइएगा। अगर एक भुजा दे दिया, कोई एक विकर्ण दे दिया, तो दूसरे विकर्ण का लंबाई आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों विकर्ण दे दिया, भुजा का लंबाई आप निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वाले रिलेशन से। चलिए, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकाल लिए। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। अगला है आपका आकृति, वह है ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। या क्या है आपका समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को देखिएगा आकृति इसका कैसा रहता है, इस तरीके से आपको इसका आकृति मिलेगा। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजा समानांतर होता है और दो भुजा असमानांतर। गौर से देखिएगा इन दोनों भुजा को, यह दोनों भुजा क्या है समानांतर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, और इस भुजा को देखिए ना, इसके बीच का दूरी चाहे आप यहाँ से मापिए, यहाँ से मापिए, कहीं से भी मापिएगा समान मिलेगा। लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पे कम है, नीचे बढ़ता गया, नीचे जा करके और ज़्यादा हो गया। तो यह क्या है आपका, यह आपका एक समलंब चतुर्भुज है। केवल समलंब चतुर्भुज आपका समानांतर चतुर्भुज नहीं होता है, बाकी आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, यह सबका सब किसका एग्जाम्पल है, समानांतर चतुर्भुज का। क्योंकि जिसके भी आमने सामने का भुजा बराबर और समान होगा, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होगा, वह समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का सबसे पहला चीज, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 उन्हें समानांतर भुजाओं का योग। तो अगर इस भुजा का माप हम ले लिए a और नीचे वाले भुजा का माप ले लिए b, तो समानांतर भुजाओं का योग क्या होगा, समानांतर भुजाओं का योग होगा a + b, और गुना हम लोग लिखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कि जो लंबवत दूरी होगी भुजाओं के बीच का, उसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, h से, यानी वही आपका क्या होगा ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। जो दोनों समानांतर भुजा है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और गुना करेंगे इन भुजाओं के बीच की दूरी से, समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी से, यानी कि ऊंचाई से। तो समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। केवल इसी फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चंस जो है इस पार्ट में आपका पूछा जाता है। एक चीज़ और है, कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाएगा कि समलंब चतुर्भुज के दोनों असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबाई क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसको b ले लेते हैं और इसको c ले लेते हैं तो BC की लंबाई क्या होगी, तो BC का लंबाई होगा a + b/2। दोनों भुजाओं के को जोड़ करके उसको हम आधा करेंगे। अगर इसका लंबाई पूछा जाए तो इन दोनों का क्या होगा, औसत ही तो होगा। दोनों असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को, बीच के बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजा को जोड़ करके और उससे भाग करेंगे, उसमें भाग करेंगे 2 से, जहाँ से क्वेश्चन आपका रेयरली ही पूछा जाता है। मेन आपका यहाँ पे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बेसिस पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने जो भी 2D आकृति में आपका बचा हुआ था उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोग सर्किल देखे, उसके बाद हम लोग देखे हैं वृत्ताकार वलय, इसके बाद इसके अलावा पहिया भी हम लोग देखे हैं। फिर हम लोग चले हैं सेमी सर्कल में यानी कि अर्धवृत्त में। इसके अलावा हम लोग तिर्यखंड के कॉन्सेप्ट को भी देखे हैं। ठीक है, चलिए, चाप की लंबाई निकालना सीखे, तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का परिमाप सब निकालना सीखे। फिर हम लोग देखे हैं समानांतर चतुर्भुज को, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान रखना है। समानांतर चतुर्भुज के बाद हम लोग चले हैं यहाँ पे आगे हम लोग देखे हैं आयत को, फिर उसके बाद वर्ग को, फिर समचतुर्भुज को, और फाइनली हम लोग देखे हैं समलंब चतुर्भुज को। तो इस तरीके से आपका जो 2D फिगर है वह आपका कंप्लीट हुआ।